नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का जो दूसरा पाठ है वो। तो पाठ का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी इस पाठ में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है वो सिर्फ एक नोट्स की फॉर्म में है। अगर आपको एक ही बार अगर आप इसको देखेंगे तो भी आपको ये क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो पाठ है उसका पूरा ही सार यानी जो सारे नोट्स है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड। एसिड क्या होता है तो उसके जो गुण है पहले हम वो पढ़ेंगे। एसिड हमें पता कैसे चलता है कि ये एसिड है या ये क्षार है या ये लवण है? तो पहले हम कैसे पता कर सकते हैं उसको? स्वाद के तौर पर उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें एसिड होता है यानी अम्ल होता है। और दूसरा जो तरीका है वो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यानी अम्ल अगर है, हमें पता करना है कि यहाँ पर अम्ल है या नहीं है, तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर आपने देखा ही होगा, स्कूलों में भी मिल जाता है और मार्केट में भी लिटमस पेपर अवेलेबल है। तो लिटमस पेपर जैसा जो कि आपका नीला लिटमस है, अगर उसको हम अम्ल के अंदर अगर टच करेंगे या अम्ल में डुबोएंगे तो अगर वो लाल हो जाता है तो समझ लेना है कि वो अम्ल है। यानी विलियन में अगर हम लिटमस पत्र डुबोएंगे नीला लिटमस, तो अगर वो लाल हो जाता है तो वो अम्ल है। तीसरा जो इसका तरीका है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, अगर इसका हम केमिकल तरीके से अगर इसको हम समझें तो ये जलीय जो विलयन है उसमें H+ आयन देते हैं। आगे का जो तरीका है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी ये शब्द भी हमने लैटिन भाषा से लिया है जिसका अर्थ ही क्या होता है? खट्टा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं अम्ल के ही कुछ प्रकार, जिनमें प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र और तनु। यानी पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास प्रबल अम्ल। प्रबल यानी जिसकी प्रबलता बहुत ही ज़्यादा हो, यानी ऐसा अम्ल जो हम अगर उसको छुएंगे या अगर वो हमारी बॉडी पर कहीं पर गिर जाता है तो वो क्या करता है कि हमारे को हानि पहुंचाता है। प्रबलता यानी उसकी प्रबलता बहुत ही ज़्यादा है, यानी वो जो अभिक्रिया करेगा वो बहुत ही फास्ट अभिक्रिया करेगा। तो उनमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो है HCl, दूसरा H2SO4 और तीसरा है HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जो है वो क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है। दुर्बल अम्ल यानी जिनमें कुछ दुर्बलता होती है, जो हमारे शरीर को इतना हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनमें एक आ जाएगा CH3COOH जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिरका। लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। अब आ रहा है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल यानी ऐसा विलयन या अम्ल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जल उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो क्या होता है? सांद्र अम्ल होता है। ठीक है, यानी जैसे सांद्र अम्ल यानी जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जल कम मात्रा में होता है, यानी ये प्रबल अम्ल की तरह ही होते हैं। और दूसरा है तनु अम्ल। तनु अम्ल यानी जिसमें अम्ल तो कम होता है लेकिन जल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जो तनु अम्ल होता है वो हम स्कूलों में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उनमें हमको ज़्यादातर तनु अम्ल ही दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर सांद्र अम्ल होगा तो वो क्या करेंगे कि बाय मिस्टेक कभी अम्ल गिर भी जाता है तो नुकसान हो जाता है, बच्चों के हाथ पे गिर जाए या बच्चों के कहीं उसके छींटे भी लग जाए तो वो क्या करता है? नुकसान कर देता है। इसीलिए जो हमारे स्कूलों में जो प्रैक्टिकलों में काम आता है वो होता है तनु अम्ल। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्षार। क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस के अब कुछ जनरल गुण है जिससे हम उसको पता कर सकते हैं कि तो वो कौन से गुण हैं? ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। यानी क्षार को अगर हम कभी
जिसे टेस्ट करने में आता है तो वो क्या होता है, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, यानी अम्ल का जस्ट उल्टा, ये लाल को क्या करता है, नीले में बदल देता है। और अम्ल क्या देता था, H+ आयन देता था, और ये क्या कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। अब इनमें भी प्रबल क्षार बता रखे हैं, दुर्बल क्षार बता रखे हैं और क्षार बता रखे हैं, ठीक है। अब आप देखिए प्रबल क्षार यानी जिसमें क्षार की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, उनमें आपके पास उदाहरण भी दे रखे हैं, NaOH, KOH, CaOH2। दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं, जिनमें क्षार की जो मात्रा है वो कम होती है और उनमें थोड़ा सा जल भी मिला हुआ होता है। तो उसका जो उदाहरण है वो है NH4OH, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्षार की जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। यानी जल में घुलनशील क्षारक जो होता है उसको हम क्षार बोलेंगे। यानी क्षार क्या होता है, ऐसा ही विलयन होता है जिनमें क्या होते हैं, ये जो क्षारक होते हैं वो घुले हुए होते हैं, यानी जल और क्षारक का जो मिश्रण होता है वो ही क्षार कहलाएगा, ठीक है। जैसे NaOH, KOH, MgOH2 ये सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अब हम लवण। लवण यानी अम्ल और क्षार अगर परस्पर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बन जाएगा। उदाहरण है NaCl और KCl, यानी नमक क्या है, लवण है, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। आगे हम एक और पढ़ रहे हैं सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर्स। तो सूचक क्या होता है, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक क्या काम करता है कि सूचक में ऐसे गुण होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। यानी सूचक को अगर हम जो भी हमारे पास विलयन है उसमें डालेंगे तो इनके पास ऐसी गंध और रंग होता है जिससे ये अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। सूचक के प्रकार। सूचक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या आते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं। ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे हाइड्रेजिया पौधे के फूल हो गए, हल्दी हो गई, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं जो अभिक्रिया में अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम जिसको हम संश्लेषित सूचक भी बोल सकते हैं। और कृत्रिम यानी ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें उदाहरण दे रखा है मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, ठीक है। ये होते हैं कृत्रिम सूचक। तीसरा है गंधक सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती हैं, जैसे प्याज है और लौंग तेल, ठीक है। गंधी सूचक क्या होते हैं, सिर्फ गंध देते हैं और अम्ल और क्षार में उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास विलयन है वो अम्लीय विलयन है या वो क्षारीय विलयन है। तो अभिक्रिया में इन सूचकों का भी उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए प्राकृतिक सूचक के बता रखे हैं कि रंग और गंध में क्या परिवर्तन होता है अम्ल के साथ। तो प्राकृतिक सूचक के भी है, उसमें कृत्रिम सूचक के भी है और गंधीय सूचक के भी है। सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक को देख रहे हैं। तो प्राकृतिक सूचक हमारे पास क्या था, लिटमस, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये तीनों ही हमारे पास प्राकृतिक सूचक थे। यानी लिटमस पत्र था, लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो, और हल्दी, और एक चौथा जो था वो क्या था, हाइड्रेजिया के फूल का रस, ये भी प्राकृतिक सूचक में आते हैं। तो अब आप देखिए अम्ल में क्या कर देता है प्राकृतिक सूचक, अम्ल को रंग और गंध में परिवर्तन करता है। अम्ल के साथ कैसा हो जाता है, लिटमस लाल हो जाता है, ठीक है। और क्षार के साथ कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यानी अगर हम नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, लाल लिटमस डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लाल पत्ता गोभी का रस। तो ये भी क्या करता है, अम्ल के साथ तो लाल कलर में चेंज हो जाता है और क्षार के साथ हरे कलर में चेंज हो जाता है। हल्दी क्या करता है, अम्ल के साथ कोई भी बदलाव नहीं करती है। यानी अगर हम हल्दी को अम्ल के किसी विलयन में डालेंगे तो उसमें
कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन क्षार में अगर हमने हल्दी को डाला तो वो लाल कलर में चेंज हो जाएगी। और ये जो हाइड्रेजिया फूल होता है ये क्या करता है कि नीला, अपने कलर को नीला कर देता है, ठीक है, और क्षार में क्या करता है, गुलाबी कर देता है। अब आप देखिए कृत्रिम सूचक, जिसमें हमने पढ़ा था फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थेलिन क्या करता है, अम्ल के साथ रंगहीन, यानी अम्ल में अगर उसको डालेंगे तो वो क्या करेगा, रंगहीन, यानी कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको क्षार के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएंगे या सूचक के रूप में उसको डालेंगे तो वो गुलाबी कलर का विलयन देगा। मेथिल ऑरेंज अगर हम अम्ल के साथ डालते हैं तो वो लाल कलर देगा, और अगर क्षार के साथ डालेंगे तो वो पीला कलर देगा, ठीक है। अब है गंधीय सूचक, जो सिर्फ क्या करते हैं, गंध को देते हैं। जैसे प्याज का रस, अगर हमने अम्ल का जो विलयन है या जो अम्ल है उसमें अगर हमने प्याज का रस डाला तो वो बहुत ही तीखी गंध देगा, लेकिन अगर उसको हमने क्षार में डाला तो कोई भी गंध नहीं देगा। वेनिला जो कि समान गंध रहती है और क्षार में कोई भी गंध नहीं रहती है। लौंग का तेल अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ऐसी की ऐसी गंध रहेगी, यानी समान गंध रहेगी, लेकिन क्षार के साथ कोई भी गंध नहीं देगा। तो जैसे हम अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सूचक पढ़े थे। सूचक जैसे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब इन सूचक का अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है और क्षार के साथ इनकी क्या अभिक्रिया होती है, यानी ये अपने रंग में किस तरीके से परिवर्तन कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। अब हम पढ़ रहे हैं अम्ल व क्षारों के कुछ रासायनिक गुण। तो अम्ल के जो गुण है, अब आप फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, धातु की अभिक्रिया। यानी अम्ल क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, और क्षार अगर धातु से अभिक्रिया देगा तो वो क्या करेगा। यानी अम्ल और क्षार के कुछ रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। तो अम्ल जो होता है अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जैसे HCl अम्ल हुआ, उसने अगर Zn से रिएक्शन करी, यानी Zn से अगर अभिक्रिया करी तो वो क्या देगा, लवण तो देगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक है। अब आप जैसे अम्ल के साथ तो आपने पढ़ लिया है कि वो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन क्षार क्या करेगा, क्या क्षार भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। तो अब हम क्षार के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप कि अगर हम क्षार को Zn से अगर क्रिया करवाएंगे, अगर हम जिंक से क्रिया करवाते हैं तो वो एकमात्र ऐसी धातु है जो क्षार के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देगी, हाइड्रोजन गैस देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्षार की और भी अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यानी अगर क्षार धातु से क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर जिंक के साथ उसकी क्रिया होती है तो ही वो हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अम्ल में फिक्स होता है कि अगर धातु से अम्ल की क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब है पोप टेस्ट। पोप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस जहाँ या जिस परख नली से गैस निकल रही है उसके पास मोमबत्ती लाई जाती है, या हम क्या कर सकते हैं, एक माचिस की तीली को भी जलाकर उसके पास रख सकते हैं। तो अगर वहाँ पर पोप की ध्वनि आ रही है, यानी एकदम ऐसी ध्वनि आ रही है, पोप जैसी ध्वनि आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी फड़फड़ाहट के साथ ध्वनि निकलती है। तो ये पोप टेस्ट भी करना ज़रूरी है। जैसे हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया तो कर ली, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही, हम अगर माचिस की तीली को जलाकर उसके पास लाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है धातु कार्बोनेट
तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ भी इनकी अभिक्रिया होती है और क्षार के साथ भी इनकी अभिक्रिया होती है। तो देखिए आप कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, और क्षार अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया। अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। आपको ये याद रखना है कि अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, CO2 बनेगी। ठीक है। सेकंड, जैसे दे रखा है कि धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होगी तो इसमें भी क्या होता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें भी बनता है। यानी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं और साथ में लवण और जल बनता है। उदाहरण भी आपके सामने दे रखे हैं। HCl अगर Na2CO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl CO2 और H2O बनाएगा। अब आपको मैंने पिछले जो पहला जो पार्ट था उसमें बताया ही था कि अभिक्रियाओं को आप किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। दूसरा जो था धातु बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसमें भी सेम पदार्थ वो सेम दे रहा था। ठीक है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था। तो हमें पता चल गया है कि अम्ल के साथ अगर इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लेकिन क्षार क्या करता है कि इनके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। यानी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनके साथ क्षार की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी के साथ भी हम इनकी अभिक्रियाओं को करवा कर देख सकते हैं। तो आप देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। देखिए, आपने धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो करवा ली, लेकिन हमें अब जैसे हमने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी थी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो निकलने के लिए हमने पॉप टेस्ट देखा था कि माचिस की तीली या मोमबत्ती को परखने के पास लाना है। लेकिन चूने के पानी का टेस्ट, यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। तो अगर जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है तो हमें समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उस परख नली में कुछ सफ़ेद अवक्षेप भी बच जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित, इसको हम चूने का पानी बोलते हैं CaOH2, चूने का पानी। तो इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप यानी जो चूने का पानी था वो दूधिया कलर का हो जाएगा। और अगर अधिक मात्रा में हम इसको अगर प्रवाहित करेंगे तो वापस जो सफ़ेद अवक्षेप है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अब आप देखिए, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। आपस में अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा भी दे रखी है। जब अम्ल तथा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी जब अम्ल जो होता है वो क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक जो होता है वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, तो इससे क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अम्ल और क्षार क्या करता है कि आपस में अपनी जो प्रभाव क्षमता होती है या जो प्रेक्षित प्रभाव होता है उसको वो समाप्त कर देता है। जैसे NaOH यानी कास्टिक सोडा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी अगर अभिक्रिया होगी, यानी एक क्या है, क्षारक है और एक अम्ल है, तो लवण और जल बनता है। ठीक है, अब कुछ नीचे कॉन्सेप्ट और भी दे रखे हैं कि प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षारक से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्लीय लवण बनाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर क्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण बनेंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अगर क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनेगा और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार करेगा तो भी उदासीन बनेगा। यानी ये जो है कि
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बन रही है, यानी लवण ही बन रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, प्रबल प्रबल है। लेकिन फर्स्ट जो पढ़ा था वो प्रबल अम्ल, यानी अम्ल तो बहुत ही प्रबल है, लेकिन क्षार क्या है, दुर्बल, यानी अम्ल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रबल होगा वो ही क्या होगा, अपना प्रोडक्ट देगा। यानी ये यहाँ पर अम्ल प्रबल था तो अम्लीय लवण बन गया। अब यहाँ पर क्या प्रबल है, क्षार प्रबल है, तो क्षारीय लवण बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी, यानी दोनों ही प्रबल है तो क्या बनेंगे, उदासीन हो जाएगा। और नीचे वाले में भी दोनों ही प्रबल दुर्बल दुर्बल है, तो वहाँ पर भी उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो अब आप देखिए, धात्विक ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे धातु के साथ ऑक्साइड करी थी तो हाइड्रोजन गैस बनी थी, लेकिन अगर धात्विक ऑक्साइड है उसकी अगर अम्ल से अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी अगर अम्ल से अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, CuCl2, यानी एक लवण बन रहा है और जल बन रहा है। यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, और विलयन भी क्या हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति क्षारीय क्यों बताई है, क्योंकि अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो ही तो लवण और जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड अगर थोड़ा सा क्षारीय होगा तो क्या करेगा, वो लवण और जल बनाएगा। इसीलिए इसने बताया कि जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर कुछ धात्विक ऑक्साइड भी दे रखे हैं, जैसे CuO और MgO। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी अब अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यानी अधात्विक ऑक्साइड अगर हम क्षार से क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या बनेगा, लवण और जल मिलेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के हो गए, अम्लीय प्रकृति के हो गए, क्योंकि वो क्षार से क्रिया कर रहे हैं और लवण और जल बना रहे। तो यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, CO2 प्लस CaOH2 CaCO3 और H2O। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो अम्लीय है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत का भी प्रवाह हम करा सकते हैं। ठीक है, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो विद्युत के प्रवाही होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अब हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या क्या देते हैं। तो जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। तो ये चीज़ तो हमको याद रखनी ही, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, अम्ल के जो गुण थे उसमें ही पढ़ लिया था कि अम्ल H+ आयन देगा और क्षार OH- आयन देगा। ठीक है, H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर तो अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो हमेशा जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया भी आपको बता रखी है कि किस तरीके से हम अभिक्रिया के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समझाया हुआ है कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक है वो जल में घुलनशील तो नहीं होते, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। आगे दे रखा है
जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ही सावधानी हमें रखनी पड़ेगी जब अम्ल और क्षार को हम मिला रहे हैं। तो क्यों ये कौन सी अभिक्रिया है? ये जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी बहुत सारी ऊष्मा इसमें से बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी उसका वापस जिक्र हुआ है, ऊष्माक्षेपी। सांद्र अम्ल में जल मिलाते पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलिक होकर बाहर आ सकता है। यानी जब हम सांद्र अम्ल में जल मिला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रयोगशाला में हमको तनु अम्ल की ज़रूरत होती है, यानी सांद्र अम्ल अगर होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर हमको जला देगा, या फिर जैसे अगर हमने असावधानी रखी तो वो हमें क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, यानी हमारे लिए वो हानिकारक है। तो सांद्र अम्ल में अगर हम जल मिला रहे हैं, उसको तनु करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो अम्ल होगा वो उस पात्र से भी क्या करेगा, बुलबुले के रूप में या ऑस्फलिक यानी वो बुलबुले के रूप में या हवा के थ्रू वो क्या होगा, बाहर आएगा, यानी उस पात्र से भी बाहर निकल जाएगा। तब हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, तो हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अम्ल को जल में डालने से, अब अम्ल अगर जल में डालेंगे तो क्या होगा, जल को अम्ल में डालने से, देखिए ये जो मैंने था वो उल्टा पढ़ लिया, जल को अम्ल में डालने से, जल अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, और क्या होगा, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर अम्ल में जल डाल रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो मिश्रण है वो बाहर भी आ सकता है, और अगर कांच का पात्र है तो वो टूटकर भी उछल सकता है। अब आप देखिए कि अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बता रखी है कि अम्ल जैसे अभिक्रिया कर रहा है, अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, लवण और जल, और धातु कार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या देगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षार के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल, और धातु कार्बोनेट के साथ करेगा तो भी क्या देगा, वो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, यानी अम्ल जो अभिक्रिया करता है उसको हमने यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि अगर वो धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और धात्विक ऑक्साइड से करेगा तो लवण और जल देगा, धातु कार्बोनेट से करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, और बाइकार्बोनेट से भी यही देगा, लेकिन अगर उसको क्षार से क्रिया करवाएंगे तो भी वो क्या दे देगा, लवण और जल देगा। अब हम क्षार की अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि क्षार अगर धातु से क्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन देगा, लेकिन कब देगा, सिर्फ जिंक के साथ देगा, यानी बहुत ही ऐसे रेयर केस होते हैं उसमें ही देता है, हमेशा नहीं देता है। और अधात्विक ऑक्साइड के साथ करेगा तो भी क्या देगा, लवण और जल। धातु कार्बोनेट्स के साथ क्षार कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, और अम्ल के साथ लवण और जल देगा, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी जो क्षार है वो क्षारक जो है वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती, यानी जल में मिलाते ही वो तनु में चेंज हो जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उसकी प्रबलता भी हम अब देख लेते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौम सूचक यानी अनेक सूचकों का मिश्रण। तो सार्वभौम सूचक के द्वारा भी हम इनकी प्रबलता को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए देखते हैं।
तो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो बहुत सारे रंगों में प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, उसकी जो परिभाषा है वो भी यहाँ पर बता रखी है। और उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल होती है वो कौन सी होती है, पीएच स्केल होती है। पी का मतलब होता है पुंसांस, ठीक है, यानी जर्मन शब्द है ये और इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, ठीक है। अब अगर pH 7 के इक्वल है यानी 7 के बराबर है तो वो उदासीन विलयन होगा, और अगर pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि pH जो स्केल है उसकी जो मतलब 0 से 14 तक होता है वो, ठीक है, यानी मैक्सिमम कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। और 7 के बराबर वाला होता है उदासीन, 7 से कम वाला अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल यहाँ पर बता रखे हैं जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे।